हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 6 जंतुओं में जनन। तो आज की क्लास में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 8th चैप्टर 6 जंतुओं में जनन की बात करेंगे, जिसके हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। इनमें से हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, जनन की विधियाँ क्या होती हैं, लैंगिक जनन क्या है, नर जनन अंग, मादा जनन अंग और अंडाणु क्या होता है, निषेचन कैसे होता है मनुष्यों में, जीव जंतुओं में, मेढक में, मछली में, इनके अंडे कैसे बाद में वयस्क बन जाते हैं, भ्रूण का परिवर्धन क्या होता है, कैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चे का कैसे विकास होता है, मेढक, छिपकली, तितली और कायांतरण क्या होता है, इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना है। तो अगर आपने अभी तक दोनों जो पार्ट हैं चैप्टर 6 के नहीं देखे हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो क्लास 6 एनसीईआरटी है, क्लास 7 एनसीईआरटी है, इनकी जो प्लेलिस्ट हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। ये जो क्लासेस हैं वो सीटेट पेपर 2 के लिए, सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए और यूपी टेट पेपर 2 साइंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या जहाँ कहीं भी साइंस एनसीईआरटी पूछी जाती है उसके लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलैंगिक जनन। इसके बारे में हमने पहले भी क्लासेस में बात की है, लेकिन आज भी हम और डिटेल से जानेंगे। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ही पेरेंट जो है वो भाग लेता है नए जीवों को जन्म देने के लिए। तो अब तक हमने जो जनन की प्रक्रिया थी उसमें क्या अध्ययन किया, उन जंतुओं में पढ़ा कि जिनसे हम परिचित हैं, परंतु छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा हो गए, सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा हो गए, ये जनन किस प्रकार से करते हैं। तो ऐसे जो जंतु हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, वो जनन कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तक जो ऊपर चैप्टर में हमने और सारे टॉपिक पढ़े थे उसमें हम मनुष्य, कुत्ता, गाय, बिल्ली, भैंस, मछली, मेढक, इन सब के बारे में जान रहे थे, क्योंकि इन सबको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उन जंतुओं के बारे में भी जानेंगे जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो अमीबा कैसे प्रजनन करता है इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रा की एक स्लाइड लेनी है, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। हाइड्रा की एक स्लाइड लेनी है और आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड को हमें देखना है। जनक के शरीर में क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं, इस उभरी जो संरचनाएं हैं इनको हमें देखना है और फिर क्या करना है, हमें इनकी तुलना करनी है। तो आप देखेंगे ये जो संरचनाएं हैं आपको भी साफ साफ दिख रही होंगी। पहला ये हो गया, इसके बाद से कुछ धीरे धीरे नई जो संरचनाएं हैं बनने लगी। एक जो हाइड्रा से नई नई संरचनाएं बनने लगी। फिर इस तरीके की ये नया जो हाइड्रा था वो डेवलप हो गया। तो ये हाइड्रा में मुकुलन है। हाइड्रा में किस प्रकार से जनन हो रहा है? मुकुलन के द्वारा जनन हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार हमें दिखाई देते हैं। इन उभार में विकसित नए जीव, जिन्हें हम मुकुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुकुल बोलते हैं। आपको याद होगा कि ईस्ट में भी हमें मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले उद्धृत से नए एकल जनक से निकलने वाले नए जीवों का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक, एक ही पेरेंट नए जीव को जन्म देता है, उसको हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है। मुकुल मतलब मुकुलन से क्या होता है? नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को हम मुकुलन बोलते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन की विधियां जो हैं हम उनके बारे में भी बात करते हैं कि अलैंगिक जनन की और भी कितनी विधियां होती हैं जो कि हमें अमीबा में भी दिखाई देती हैं। हाइड्रा के बाद अब किसकी बात हो रही है? अमीबा। अमीबा की संरचना के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है, जिसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से क्या होती है, जनन की जो प्रक्रिया है वो आरंभ होती है। इसके बाद कोशिका में भी 2 भाग कोशिकाओं के भी हो जाते हैं, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, उसको हम द्विखंडन बोलते हैं। यहाँ अमीबा ही अपने आप को 2 भागों में विभाजित करता है, तो हम उसको द्विखंडन बोलते हैं। मुकुलन और द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियाँ भी हैं जिनके द्वारा
एकल जीव संतति को क्या होते हैं, एक निर्माण होता है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से अमीबा पहले अपने आप को दो केंद्रक जो है वो दो भागों में विभाजित होते हैं, फिर अमीबा की जो कोशिका होती है वो भी दो भागों में विभाजित हो जाती है। इस तरीके से इनकी दो संतति मतलब जो इनकी ये दो कोशिकाएं विभाजित हुई, ये नई संतति में परिवर्तित हो गई। तो अमीबा में द्विखंडन की विधि से क्या होते हैं, जो संतति है, जो नई संतति है, उसका जन्म होता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अमीबा में द्विखंडन और हाइड्रा में कैसे मुकुलन से जनन होता है। तो अब हम देखते हैं डॉली की कहानी, जो कि एक क्लोन है। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग या संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है वो क्लोनिंग कहलाती है। किंतु जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम किसने की थी? इयान विल्मट, या नाम याद रखिएगा, इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड और रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम उन्होंने डॉली रखा। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किए जाने वाली पहला स्तनधारी था। ये क्लोनिंग की गई थी इसकी, और ये इसको कृत्रिम रूप से क्लोनिंग कहते हैं, कोशिका से क्लोनिंग की गई थी इसकी। तो ये इसका नाम था डॉली, और ये फर्स्ट क्या है, स्तनधारी है। फिन डॉर्सेट भेड़ है और स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव वाली भेड़ है, और ये बनी डॉली। तो इस तरीके से यहाँ पर डॉली की क्लोनिंग करते समय किन भेड़ों को लिया गया था? तो यहाँ पर फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई थी। उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई थी। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया था। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि ली गई और कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव को केंद्रक विहीन अंड कोशिका में क्या हुआ, स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में रोपित कर दिया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉट फिश ब्लैक फेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी। मतलब वो ब्लैक फेस वाली ईव की तरह नहीं थी जिससे केंद्रक लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के केंद्रक को क्या हुआ था, अंड कोशिका से हटा दिया गया था। अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित ही नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अपने अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण क्या हो गया, 14 फरवरी 2003 में ही डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ जन्म के बाद। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां भी हो जाती हैं। तो एक ही सफल हुआ था जिसमें डॉली का जन्म हुआ। अब हम इस चैप्टर की जो समरी है उसको जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जंतुओं में दो विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जब नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन होता है, फ्यूजन होता है, तो जनन को लैंगिक जनन बोलते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय मादा जनन अंग के भाग हैं। नर जनन अंग वृषण, टेस्टिस, शुक्राणु, स्पर्म और सीसन भाग हैं। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसमें अंडाणु, अंडकोशिका, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं। आगे हम देखते हैं अंडाणु क्या कहलाते हैं। अंडाणु शुक्राणुओं का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा जाइगोट युग्मनज कहलाता है। मादा शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन और मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय, कुत्ते इत्यादि में होता है। वह निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बाह्य निषेचन बोलते हैं। ये मेढक, मछली, स्टारफिश में आदि में दिखाई देता है। युग्मनज जाइगोट के बहुत सारे विभाजन होते हैं तब ये भ्रूण एम्ब्रियो बनता है, और भ्रूण गर्भाशय की दीवार से क्या होता है, स्थापित हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, जहाँ उसकी वृद्धि होती है, परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें वह सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं उसको हम गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम जरायुज यानी कि विविपोरस बोलते हैं। और जो मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अंड प्रजक यानी कि ओविपेरस।
जो मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं उन्हें हम अंडरप्रजक बोलते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदल जाने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति को उत्पन्न करता है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को द्विखंडन बोलते हैं। और हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। तो आप इन सारी चीज़ों को, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस आप आ रहे हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्योंकि यहीं से एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं। और जो नोट्स हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी को मिला कर के जो नोट्स, हैंड रिटन नोट्स से मैं पढ़ा रही हूँ क्लासेस, वो भी आप देख सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।